हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि रासायनिक सूत्र होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि रासायनिक सूत्र को लिखा कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक सूत्र होता क्या है। रासायनिक सूत्र की परिभाषा क्या होगी। तो रासायनिक सूत्र को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के संकेतों के पदों में उस पदार्थ की रचना व्यक्त करने वाले सूत्र को रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं H2O, ये किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। तो हमें H2O से क्या पता चला है कि यहाँ पे हमें ये पता चला है कि जल में उपस्थित तत्वों, देखिए इसमें कौन कौन से तत्व है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और उपस्थित तत्वों के पदों में ये क्या किया गया है, इसको निरूपित किया गया है, व्यक्त किया गया है। यही जो है आपका एक रासायनिक सूत्र हुआ। H2 आपका क्या हो गया? जल का रासायनिक सूत्र हो गया। अब देखिए, मैं अगर रासायनिक सूत्र के प्रकार की बात करूं तो रासायनिक सूत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 प्रकारों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखते हैं अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को अणु सूत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने देखा ये जल का सूत्र जो देखा है, ये H2O मैंने लिखा है, एक्चुअल में ये अणु सूत्र ही है। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि जल का अणु सूत्र क्या होगा, तो जल का अणु सूत्र जो होगा वह आपका H2O होगा। जल का अणु सूत्र क्या होगा? H2O। जैसे मैं कहाँ कहूं कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होगा, बेंजीन का अणु सूत्र जो होगा वह क्या होगा? C6H6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक सूत्र का पहला प्रकार हो गया। चलिए अगला रासायनिक सूत्र का हम लोग प्रकार देखते हैं, दूसरा मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं मूल अनुपाती सूत्र होता क्या है। तो हम लोग इसे यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात
को दर्शाने वाले सूत्र को मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। अगर मैं यहां पूछूं आपसे कि बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र तो हम लोग जानते हैं बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 है। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिख दें CH लिख दें तो ये आपका बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा। दोनों में यहाँ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है ना जी, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र CH हो जाएगा। मैंने 6 यहाँ से हटा दिया दोनों जगह से, समझ गए ना। तो ये आपका बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र हो गया। तो ध्यान रखना, अणु सूत्र क्या होता है कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र आपका अणु सूत्र होता है। तो यहाँ ये बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होगा क्योंकि ये वास्तविक संख्या को दर्शा रहा है और ये उसके सरलतम अनुपात को दर्शा रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका, अगला प्रकार हो जाएगा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है ना जी। संरचना सूत्र क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे इस ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं ऐसे कर देते हैं, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की सजावट दर्शाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 10th में आगे चलेंगे ना तो इसकी परिभाषा मैं अलग बताऊंगा, संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, संरचना सूत्र कैसे तैयार किया जाता है ये सब हम लोग 10th क्लास में आगे तीसरे चैप्टर धातु और अधातु और कार्बन तथा इसके यौगिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बस ऐसे ही जान लो। तो जैसे अगर मैं लिखता हूं एथेन यानी कि C2H6 एथेन होता है इसका। अब एथेन का अगर मैं यहाँ पर संरचना सूत्र की बात करूं तो यहाँ पे देखो इस तरह से इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। अब ये कैसे बना है इसके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस यानी क्लास 10th के तीसरे और चौथे चैप्टर में जानेंगे ये कैसे तैयार हुआ है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का तत्व साझा करते हैं, तत्वों के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो उनके बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, इसको बॉन्ड पढ़ते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करके ये तैयार हुआ। अब ये कैसे तैयार हुए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा अगला प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र का अगला प्रकार देख लेते हैं, युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र। ठीक है, युक्ति सूत्र को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रेशनल फॉर्मूला। रेशनल फॉर्मूला, तो रेशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग संरचना सूत्र देख रहे हैं, संरचना सूत्र को संक्षिप्त रूप से जो निरूपित करता है उसे युक्ति सूत्र कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि संरचना सूत्र को संक्षिप्त रूप से निरूपित करने वाला सूत्र युक्ति सूत्र कहलाता है। युक्ति सूत्र कहलाता है। युक्ति सूत्र कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो यहाँ हमने लिया हुआ है एथेन, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो CH3 लिखे हैं ये आपका युक्ति सूत्र हुआ इसका, देख रहे ना, इस संरचना सूत्र का ये युक्ति सूत्र हो गया। मैं यहाँ पर एक रासायनिक सूत्र लिखता हूं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड।
तो सोडियम क्लोराइड इसमें सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो सोडियम क्लोराइड बना हुआ है इसमें आवेश युक्त परमाणु है, देखिए, जिसे हम लोग आयन कहेंगे। तो ये धनायन होगा और ये आपका ऋणायन होगा। ये धनायन होता है और ये आपका ऋणायन होता है। एक्चुअल में ये जो धनायन और ऋणायन जो देख रहे हैं, आवेश युक्त परमाणु जो देख रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग मूलक के नाम से जानते हैं। इनको क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मूलक। हम लोग देख रहे हैं मूलक दो तरह के हैं, एक प्लस वाले हैं और एक माइनस वाले हैं। जिसके घात पे माइनस है और एक बार जिसके घात पे प्लस है। तो मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षारीय मूलक, एक होता है अम्लीय मूलक। हम लोग क्षारीय मूलक को धन मूलक कहते हैं और अम्लीय मूलक को ऋण मूलक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूलक की। मूलक अंग्रेजी में से कहा जाता है रेडिकल, रेडिकल्स। तो चलिए जान लेते हैं कि मूलक क्या होता है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने समझाया उस तरह से मैं लिख सकता हूं कि आवेश युक्त परमाणु, देख रहे हैं ना, आवेश युक्त परमाणु हो या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। ऐसे भी हमें ऐसे भी हमें रासायनिक सूत्र मिलेंगे जो जिसके अंदर हमें क्या मिलेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं मैं यहाँ पे लिखता हूं H2SO4, तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं यहाँ सल्फेट की बात करूं, SO4 की बात करूं, तो इसमें देखिए ये परमाणुओं का समूह ना है जी। तो यहां पर मैं बात करूंगा आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करता है, उसे मूलक कहते हैं। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं ये सल्फेट जो देख रहे हैं H2SO4 में जो आपका सल्फेट है, यह भी आपका एक मूलक है और एक ऐसा मूलक है, ऋण मूलक होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये ऋण मूलक है। अब यह ऋण मूलक है और हम लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह का कार्य करेगा? परमाणु की तरह। रासायनिक अभिक्रिया में मूलक किस तरह का कार्य करते हैं? परमाणु की तरह। तो जब ये परमाणु की तरह कार्य करते हैं तो इसकी भी कुछ संयोजकता होती होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तत्व के परमाणुओं की संयोजकता होती है। उसी तरह से जब हम लोग ये देख रहे हैं ये मूलक परमाणु की तरह रासायनिक अभिक्रिया में कार्य करते हैं तो इसकी भी संयोजकता होगी। तो हम लोग आगे आज ही की क्लास में हम लोग इनकी संयोजकता के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूलक के प्रकार की बात करें। तो मूलक दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मूलक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्षारीय मूलक, जिसे हम लोग धन मूलक भी कह सकते हैं, धन मूलक। ठीक है, क्षारीय मूलक यानी धन मूलक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्षारीय मूलक कौन से होते हैं? तो वह मूलक जिनके ऊपर धन आवेश रहता है, ऐसे मूलक जिन पर धन आवेश रहता है, क्षारीय मूलक कहलाते हैं। तो क्षारीय मूलक की बात करें तो बहुत सारे क्षारीय मूलक हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था भी, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज दे दो, अमोनियम के ऊपर दे दो NH4 के ऊपर पावर पे। अब ये इसे अमोनियम क्यों पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी इसमें वीडियो में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला है आपको चैप्टर्स में। ठीक है, अच्छा, और क्या हो जाएगा आपका? और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ धन चार्ज वाले हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन मूलक। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ
HCl, तो इसमें हाइड्रोजन पे धन चार्ज है और क्लोरीन पे ऋण चार्ज है। तो हाइड्रोजन क्या है आपका क्षारीय मूलक है और क्लोरीन क्या है आपका अम्लीय मूलक होगा। तो चलिए अब हम लोग अम्लीय मूलक को भी यहाँ पे परिभाषित कर देते। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग दूसरा अम्लीय मूलक, या जिसे हम लोग ऋण मूलक भी कहते हैं, ऋण मूलक। अम्लीय मूलक को क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। तो हम लोग कह सकते हैं जिसके ऊपर धन चार्ज होगा ना जी, सॉरी जिन पे ऋण चार्ज होगा, ऋण मूलक है ना जी। तो लिखेंगे कि ऐसे मूलक जिन पर ऋण आवेश रहता है अम्लीय मूलक कहलाते हैं, अम्लीय मूलक कहलाते हैं, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जैसे अम्लीय मूलक की बात करें तो जिसमें ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश वाला हो जाएगा आपका, ऋण आवेश वाला अगर मैं कहूँ नाइट्राइड ले लेता हूँ NO2, इसमें ऋण आवेश रहता है, ठीक है, नाइट्राइट हो गया। और फिर नाइट्रेट भी हो जाएगा NO3, इसमें भी ऋण आवेश रहता है। ऐसा हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सल्फेट ले लो, SO4 अभी मैंने बताया था, इसमें भी ऋण आवेश रहता है। तो ये सब क्या है आपके ऋण मूलक है, यानी कि अम्लीय मूलक है। तो अभी हमने देखा कि जो आपके रासायनिक सूत्र होते हैं और रासायनिक सूत्र में जो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह जो रहता है वो एक परमाणु के तरह ही कार्य करते हैं और उन्हें ही हम लोग मूलक कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे H2SO4 लिखता हूँ तो यहाँ SO4 क्या है? एक मूलक है, ठीक है। जब यह मूलक परमाणु के तरह कार्य करेगा तो इस परमाणु का कुछ आवेश भी होगा, इस मूलक का कुछ आवेश भी होगा। तो चलिए अब हम लोग क्षारीय और अम्लीय मूलकों के आवेश की बात करेंगे कि उसके ऊपर कितना आवेश रहता है और वह आवेश ही उसकी संयोजकता होगी। उसी आवेश को हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे? उसकी संयोजकता के नाम से जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्षारीय मूलकों को देखते हैं। हम लोग अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ये आपका हाइड्रोजन है, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी आपके एक मूलक के तरह कार्य कर सकता है। तो ध्यान रखना कि आपके पास अगर कोई मूलक सिर्फ एक परमाणु के रूप में हो, तो उस परमाणु की जो संयोजकता थी, उस परमाणु की जो संयोजकता होती थी वही इसकी संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन के मूलक की संयोजकता एक ही होगी, मैं संयोजकता की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। यानी कि अगर वह जो मूलक जो दिया हो वह एक परमाणु ही हो तो उसकी जो संयोजकता होती है उस परमाणु की, वही उसकी भी संयोजकता हो जाएगी। यानी कि कहीं अगर मैं HCl देख रहा हूं तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर निगेटिव होता है, यानी कि हाइड्रोजन की यहाँ संयोजकता, हाइड्रोजन मूलक की संयोजकता एक होगी और क्लोरीन मूलक की भी संयोजकता एक ही होगी, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन की बात हम लोग बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम भी अगर मैं बात करूं तो सोडियम मूलक, आपको सोडियम के लिए संकेत पता है Na। तो Na के ऊपर, Na की बात करें तो Na की संयोजकता हम लोग एक देख रहे थे, याद है? सोडियम की संयोजकता एक देखे थे पिछले वीडियो में, तो इसलिए सोडियम के मूलक की भी संयोजकता एक ही होगी। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम तो पोटेशियम के लिए K होता है और पोटेशियम की संयोजकता एक होती है, इसलिए पोटेशियम के मूलक की भी संयोजकता एक ही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर वह तत्व के परमाणु के ही रूप में दिया हो केवल तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। लेकिन जब वो मिक्स हो, यानी कि वो परमाणुओं का समूह दिया हो, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं अमोनिया के लिए, या अमोनियम लिख देता हूं, अमोनियम की बात करना हो तो अमोनियम के लिए सूत्र होगा NH4, इसका नाम आप याद रखेंगे, इसी को हम लोग अमोनियम पढ़ते हैं, ठीक है, NH4। तो अब इसकी संयोजकता
ये परमाणुओं का जो समूह देख रहे हैं, इसकी संयोजकता क्या होगी, इस मूलक की संयोजकता क्या होगी, इस क्षारीय मूलक की संयोजकता क्या होगी। तो अब इसकी संयोजकता पता लगाने के लिए नाइट्रोजन है ना जी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है। अच्छा, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक परमाणु दिख रहा है और इसे हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी अपने अष्टक पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो एक्चुअल में ये दूसरे किसी से लेगा तो इसलिए इसके ऊपर ऋण चार्ज लग जाएगा, यानी कि इसके ऊपर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को लेता है। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के 72 कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग धन चार्ज देखते हैं, यानी ये आप 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, यानी कि ये हाइड्रोजन के यहाँ 4 परमाणु है तो वह 4 प्लस उसमें 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉनों ये त्याग कर सकता है, यानी कि 4 प्लस इसके लिए और नाइट्रोजन के लिए 3 माइनस, और ये 3 माइनस और 4 प्लस और एक दूसरे से संयोग करेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि अमोनियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। समझ गए किस तरह से मैं संयोजकता निकाल रहा हूं। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको करना क्या होगा कि आपको जो जो उसमें जो जो आपके परमाणु दिए होंगे उनके परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर देख लो कि वह कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, और इनके परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम यहाँ पे उसका संयोजकता निकाल लेंगे। अगर जैसे मैं यहाँ पे अगली संयोजकता में बात कर अम्लीय मूलकों को लेकर, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अम्लीय मूलकों के लिए। तो अम्लीय मूलक के ऊपर ऋण चार्ज होता है, आपको पता है। तो अगर मैं हाइड्राइड की बात करूंगा, हाइड्राइड, तो हाइड्राइड के लिए संकेत आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन को भी H करें और हाइड्राइड के लिए भी H, तो एक्चुअल में देखो HCl में यहाँ ये हाइड्रोजन है, लेकिन यही हाइड्राइड की बात करेंगे तो ये अंत में लगेगा तो आपका हाइड्राइड कहलाएगा। तो इसकी संयोजकता की बात करें तो इसका तो संयोजकता 1 ही होगा, है ना जी। उसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं या क्लोराइड कहूंगा उसे, क्योंकि ये लास्ट में लगाएंगे तो हम लोग इसे क्लोराइड पढ़ेंगे, या इसको Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे, क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, ये क्लोराइड हो जाएगा। तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको देखो शुरू में जो लगते हैं मूलक उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो उनके नाम से ही जानेंगे, और लास्ट में जो इसमें लगे होंगे यानी कि जो आपके कह सकते हैं अम्लीय मूलक होंगे, उन अम्लीय मूलकों को हम लोग उसमें आइड जोड़ देते हैं, आइड जोड़ते हैं। तो ये क्लोरीन है तो इसे कहेंगे क्लोराइड। क्लोराइड के लिए तो संकेत तो आपका Cl ही होगा, Cl ही होगा, लेकिन यहाँ Cl के लिए संयोजकता हम लोग 1 जानते थे, वही संयोजकता यहाँ भी हो जाएगी। क्लोराइड की भी संयोजकता 1 ही लेंगे, क्लोराइड की भी संयोजकता क्या होगी, 1 ही होगी। अच्छा, उसके बाद ब्रोमाइड की बात करें, ब्रोमाइड तो ब्रोमीन के लिए जानते हैं ना जी, Br संकेत होता है, तो ब्रोमाइड के लिए भी यही होगा, क्योंकि ये लास्ट में लगता है इसलिए हम लोग इसे ब्रोमाइड कहेंगे। और ब्रोमाइड की संयोजकता हमें पता है 1 होती है, इसलिए यहाँ भी है ना, ब्रोमीन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए ब्रोमाइड की भी संयोजकता 1 ही हो जाएगी। ठीक है, आयोडाइड की बात करते हैं, आयोडाइड, ये सब नाम याद रखोगे क्योंकि इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं आगे चैप्टर्स में। आयोडाइड के लिए, आयोडाइड के लिए भी संयोजकता 1 ही हो जाएगी, यानी कि अगर जो आपके पास मूलक अम्लीय मूलक दिए गए हो वे अम्लीय मूलक एक परमाणु ही हो, अगर वो परमाणु ही हो तो उस परमाणु की जो संयोजकता होती है वही उसके अम्लीय मूलक की भी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, अगर है ना। आयोडाइड के बाद अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड की बात करें यानी कि F फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए फ्लोराइड की भी संयोजकता 1 हो जाएगी। एक्चुअल में जो भी आप अम्लीय मूलक देखोगे यहाँ पे ये सब पे इस पे ऋण आवेश रहेगा, ठीक है, और जो आप ऊपर देखे थे इस पे धन आवेश रहता है। तो एक्चुअल में अमोनियम का संयोजकता हम लोग 1 देख रहे हैं, तो इसलिए इस पे यहाँ पे 1 धन आवेश होगा। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की, तो हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग लिखेंगे OH। अब देखो ऑक्सीजन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये परमाणुओं का समूह हो गया यहाँ मूलक, तो इसलिए हम लोग दोनों का अलग अलग देखेंगे। ऑक्सीजन के लिए हम लोग जानते हैं 2,6 उसकी संयोजकता, और हाइड्रोजन के लिए 1,
सॉरी उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 और हाइड्रोजन का 1, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव एक साथ करेंगे इंक्लूड, तो ये 1 निगेटिव आ जाएगा, यानी कि इसकी मतलब इसकी संयोजकता 1 हो गई, यानी कि इसके ऊपर एक ही ऋण चार्ज होता है। समझ गए। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें नाइट्राइड की, नाइट्राइड अब ध्यान रखना ये सब नाइट्राइड किसे पढ़ेंगे, तो नाइट्राइड के लिए हो जाएगा आपका NO2। तो अब इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो हम लोग नाइट्रोजन के लिए आप जानते हैं कि 2,5 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ऑक्सीजन के लिए 2,6। ये कितने इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ये 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, यानी कि आपके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, तो वास्तव कक्षा पे 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी 8 में से इसको घटा लेंगे, तो 8 में से 7 गया आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी संयोजकता 1, यानी कि इसके ऊपर एक बार ऐसे माइनस चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, अगर देना होगा तो। चलिए उसी तरह से हम लोग आगे भी और कुछ बात करते। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रेट की। नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के लिए हो जाएगा आपका NO3। तो उसी तरह से नाइट्रोजन की आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, यानी कि इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज। और ऑक्सीजन 2,6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी कि ये आपका 2 3 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। 3 ऑक्सीजन है ना जी, 3 ऑक्सीजन का परमाणु और ये 3, तो 6 3 9, तो 9 होंगे, तो क्या करेगा, तो 9 होंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 9 72 कक्षा पे 9 ना लेकर 8 लेकर और फिर अगले कक्षा पे 1 दे देते हैं, तो इसकी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, समझ गए ना, क्योंकि 72 कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे ना जी, इन दोनों को जोड़ा था 9 हो रहा है, तो 8 हम लोग एक कक्षा पे रख देंगे, तो अगली कक्षा पे 1 ही ना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका नाम एक और है बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की बात करें तो आपका हो जाएगा HCO3। यहां पे देखो हाइड्रोजन के लिए तो प्लस 1, कार्बन के लिए तो कार्बन के लिए आपका 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होती है, तो 72 कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 जानते हैं, यहाँ पे यहाँ इसका मतलब 2 माइनस पे चार्ज, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 को है, तो यहाँ पे 6 माइनस, और यहाँ पे ये कार्बन 1 ही है 4 प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए आपका 1 प्लस होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से हमें माइनस का 1 मिलेगा, 1 माइनस मिलेगा, यानी कि बाइकार्बोनेट की संयोजकता 1 हो जाएगी, समझ गए ना। अच्छा उसी तरह से अगर मैं बात करूं कार्बोनेट की, सिर्फ कार्बोनेट में ये ऊपर ही ले लेता हूं, कार्बोनेट की यानी कि CO3 की, तो यहाँ पे देख लो ना, कार्बोनेट की बात करेंगे तो कार्बन के लिए आपका 4 प्लस और ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे 2 3 6 माइनस, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगी ना, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 2 होगी। 2 माइनस चार्ज इस पे अगर देना चाहोगे तो ऐसे दे सकते हो, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा आगे कुछ और तत्वों को मैं ले लेता, कुछ और मूलकों को लेके मैं बताता हूं आपका। अगला मैं मूलक ले लेता हूं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे इसका हो जाएगा HSO4 हो जाएगा ना, HSO4 हो, या इसे हम लोग बाई सल्फेट भी कह सकते हैं, बाई सल्फेट, ठीक है। तो बाई सल्फेट के लिए अगर मैं इसके लिए बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस, सल्फर के लिए बात करेंगे तो हमें पता है कि सल्फर के लिए हम लोग जानते हैं कि 2 8 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है, यानी कि 2 माइनस। और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस होता है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है,
तो यहाँ पर 8 माइनस हो जाएगा। तो ये देखो ये दोनों मिलके -10 और +1 तो -9, तो -9 तो 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो बचा हुआ क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फेट का संयोजकता 1 होता है, या बाई सल्फेट का संयोजकता 1 होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाई सल्फाइड का। बाई सल्फाइड यानी HS, बाई सल्फाइड। तो बाई सल्फाइड के लिए हाइड्रोजन के लिए 1+, और अभी मैंने बताया सल्फेट के लिए 2-। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1-, यानी कि इस पर चाहो तो 1- चार्ज दे सकते हो, या फिर इसकी संयोजकता हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्लोरेट का। क्लोरेट का, तो क्लोरेट क्या हो जाएगा, ClO3। तो आपको पता है कि क्लोरीन है, तो इसका हम लोग जानते हैं कि 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका 1- 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है। और ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- होगा, तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 6-, और यहाँ पे ये 1- 7- हो गया। 7- का मतलब कि ये एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ना अष्टक पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं पर मैग्नेट की। पर मैग्नेट की, तो पर मैग्नेट की बात करूंगा तो इसका सूत्र हो जाएगा MnO4 इस मूलक के लिए। पर मैग्नेट इसको पढ़ेंगे, ये सब नाम भी आपको याद रखना होगा। तो पर मैग्नेट के लिए तो मैग्नीज का, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 13 2 जानते हैं, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर सकता है, 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए 2 नेगेटिव, तो 4 है तो 8 नेगेटिव हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 नेगेटिव, यानी 6 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है, तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। समझ गए। और मैग्नेट का संयोजकता 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ सल्फेट के लिए, सल्फेट के लिए यानी SO4 के लिए, तो सल्फर के लिए जानते हैं 2 8 6 होगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है, तो 2-, और ऑक्सीजन में यहाँ पे 2- होता ही है, तो ये 4 को ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 8- हो जाएगा, और यहाँ 2- यानी कि 10-। 10- यानी कि मतलब कि इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। समझ गए। उसी तरह से हम लोग सल्फाइड का, सल्फाइड का, सल्फाइड को SO3 कहेंगे, तो इसकी भी संयोजकता निकालोगे तो 2 ही आ जाएगी। उसी तरह से अगर मैं थायोसल्फेट की बात करूं, थायोसल्फेट सबको आप इसी तरह से निकाल सकते हो जैसे मैंने समझाया था, तो इसके भी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब थायोसल्फेट के लिए हम लोग उसका मूलक का सूत्र क्या लिखेंगे, तो C2O3, इसका संयोजकता 2 होगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्साइड का तो आपको पता है, ऑक्साइड के लिए O हो जाएगा, तो ऑक्साइड का संयोजकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए O, तो संयोजकता आपका 2। अच्छा, अगर मैं पर ऑक्साइड की बात करूं तो पर ऑक्साइड के लिए भी यहाँ पे पर ऑक्साइड की बात करेंगे, यानी O2 की बात करें तो इसकी भी संयोजकता हमारी 2 ही होगी। अब उसी तरह से हम लोग बात करते हैं नाइट्राइट की। तो नाइट्राइट की मैंने बताया है, नाइट्रोजन का बता रखा है ना जी। नाइट्राइट, नाइट्राइट की बात करें तो नाइट्रोजन की संयोजकता हमें पता है कि 3 होती है, क्योंकि 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी नाइट्राइट की। अच्छा, नाइट्राइट की, और अगर मैं बात करूं फॉस्फाइड की, तो फॉस्फाइड यानी कि फॉस्फोरस की बात हो रही है, तो इसकी भी संयोजकता 3 है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं फॉस्फाइट की, सॉरी ये आपका फॉस्फाइड होगा और इसको फॉस्फाइट कहेंगे। फॉस्फाइट क्या हो जाएगा, PO3। ठीक है, ये आपका फॉस्फाइड है, ये फॉस्फाइट होगा। फॉस्फाइट के लिए क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया ये 3 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ग्रहण कर सकता है, यानी कि 3 नेगेटिव, और ऑक्सीजन के लिए आपको पता है 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉस्फाइड की, फॉस्फाइड यानी कि फॉस्फोरस की बात हो रही है, यहाँ पे इसकी संयोजकता 3 होती है। आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 5 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है। ठीक है। अब मैं बात करूं फॉस्फेट की, फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट की बात करें तो ये PO4 हो जाएगा। तो फॉस्फोरस के लिए 3 निगेटिव, ऑक्सीजन एक के लिए 2 निगेटिव, यानी 4 है तो 8 निगेटिव, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 11 निगेटिव। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से छोड़ दो तो बचे हुए 3 ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इसकी संयोजकता हो जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे संयोजकता निकालना। किसी किसी की संयोजकता निकालोगे तो आपको नहीं निकल पाएगा, उसको आपको याद रखना होगा। ये तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप लोग लगभग सबकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हो, सभी प्रकार के आप मूलक की संयोजकता ज्ञात कर सकते हो। तो इन सभी मूलकों के नाम याद रखने होंगे और साथ ही साथ उनके सूत्र को भी ध्यान रखना होगा और उनकी संयोजकता की भी ध्यान रखनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी मूलकों का प्रयोग करके रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।